हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि फेडरलिज्म और उसके चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 70 इयर्स में कैसे इवॉल्व की, और फेडरलिज्म जो एक प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या हुआ, हम लोग के एजेंडास कैसे चेंज हुए और फेडरलिज्म उसमें रोल कैसे प्ले करता है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 75 इयर्स, हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है फेडरलिज्म एंड रिलेटेड प्लानिंग। सो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या क्वासी फेडरलिज्म बनाता है। क्वासी फेडरलिज्म में क्या होता है कि कुछ पावर्स सेंटर अपने पास रखती है और कुछ पावर्स स्टेट को डेजिग्नेट कर दिया जाता है फॉर लोकलाइज्ड गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट। तो जब हम लोग आज़ाद हुए 1947, तो हम लोग के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लोग के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे और हम लोगों के पास डेवलपमेंट एजेंडास बहुत सारे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस रिसोर्स एलोकेशन को हम लोग प्लान वे में इन्वेस्ट करेंगे और अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर दैट वी क्रिएटेड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का सिर्फ एक ही एजेंडा था, टू नो व्हाट इज लैकिंग और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम मे बी 5 ईयर्स, उनका 5 ईयर प्लान होता था कि इन रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे और इन टारगेट्स को अचीव करेंगे। उसका एक बेसिक एम या ऑब्जेक्टिव था। तो ये प्लानिंग कमीशन बनने के बाद जब प्लानिंग कमीशन 1950 में बना, तो उसमें मोस्टली इट वाज ड्रिवन बाय यूनियनिस्ट आइडिया। उसमें फेडरलिज्म का कोई पार्ट नहीं था बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू स्टेट्स। 1956 में देखते हैं हम लोग कि कुछ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस बनना चालू होते हैं। तो जैसे ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनना चालू होते हैं, वी फाइंड दैट द स्टेट हैड देयर ओन सेट ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। It does not, in the sense, it was not contradictory to the national goals, but national agenda से ही complementary थी, but it had some features कि हमें ऐसा करना चाहिए for localized development। तो हम लोग ये जानेंगे कि कैसे प्लानिंग कमीशन बना, कैसे स्टेट्स बने, कैसे आइडिया डेवलप हुआ और इवेंचुअली नीति आयोग बनती है इन 2014 और 2015। सो हम लोग पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, नो स्टेट इज इक्वल एंड फेडरेशंस आर नॉट अ कंपाइलेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड द सेंटर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। यूनियन बायस होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस बायसनेस को रीइंफोर्स करता है प्लानिंग कमीशन। तो जब प्लानिंग कमीशन कोई भी नेशनल रिसोर्स को देखता था पहले, तो वो देखता था कि हमारे पास ये रिसोर्स है और एक नेशनलिस्ट आइडिया है कि हमें ये सारा डेवलपमेंट एजेंडा अचीव करना है। तो पूरा नेशनल रिसोर्स वो एजेंडा या वो टारगेट्स को अचीव करने में लग जाता था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब स्टेट्स बनते हैं, उसके बाद नीति आयोग बनते हैं एंड इट बिकेम्स ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जब हम लोग नीति आयोग के बारे में बात करेंगे लेटर ऑन, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म में हम लोगों के क्या स्कीम्स थे और मैंने बताया कि कैसे एक डेवलपमेंट एजेंडा लोकलाइज ना होके नेशनलिस्ट एजेंडा बन गया और नेशनलिस्ट डेरिवेटिव के कारण एक इनइक्वालिटी या इनइक्विटी हो गया डेवलपमेंट में। कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, कुछ रीजन्स कम डेवलप्ड रह गए। ये हम लोगों के चैलेंजेस हम लोगों ने देखा। तो व्हेन वी एंटर्ड इन द न्यू मिलेनिया, वी सी न्यू demands gets into the mainstream discussion that few states need to be divided for better governance. For example, Bihar and Jharkhand were divided, same Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Uttarakhand and Uttar Pradesh. The agenda was localized development के लिए ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि उनका डेवलपमेंट एजेंडा उनके लोगों और उनकी ज्योग्राफी को देखते हुए बने। तो जो एजेंडा सेट होता था पहले यूनियन के स्टाइल में एक बड़े नेशन के लिए, वो अब छोटे छोटे स्टेट्स में बंटने लगा। और ये अच्छा भी था ताकि ज़्यादा फोकस रिसोर्सेज एलोकेट हो और ज़्यादा गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो ताकि हम लोग कलेक्टिवली ग्रो कर पाए और डिफरिंग रेट ऑफ ग्रोथ ना हो, ताकि कुछ स्टेट्स पीछे ना छूट जाए और कुछ स्टेट्स बहुत आगे ना निकल जाए। तो हम लोग अब जानेंगे कि प्लानिंग कमीशन में ऐसे क्या दिक्कतें थी जो इट बिकेम ऑब्सोलीट इन इट्स वर्किंग एंड इट्स फंक्शनैलिटी। तो सबसे बड़ा एक इशू था कि उसका होल पर्पस क्रिएट होने का। जब 1950 में प्लानिंग कमीशन बनता है तो मोस्टली कांग्रेस रूल्ड इंडिया हुआ करता था और बहुत कम स्टेट्स थे, और जो भी स्टेट्स थे वो भी कांग्रेस रूल्ड हुआ करते थे। तो सारा एजेंडा नेशनलिस्ट या यूनियन पर्सपेक्टिव से होता था। देयर वर नो से ऑफ स्टेट्स इन क्रिएशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी या प्लानिंग। तो एक बड़ा इशू ये था प्लानिंग कमीशन के एरा में कि उसके एजेंडा और उसके जो पर्सपेक्टिव था वो फाइनेंस कमीशन से कॉन्फ्लिक्ट करता। फाइनेंस कमीशन क्रिएट होता है
फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस जो सेंटर कलेक्ट करती है ताकि स्टेट को उनका हिस्सा मिले और डेवलपमेंट हो। बट प्लानिंग कमीशन के आने के कारण, प्लानिंग कमीशन को होने के कारण ये प्लानिंग और ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग कमीशन करती थी कि ये टारगेट्स है और इतने पैसे मिलेंगे। तो फाइनेंस कमीशन का प्रॉब्लम और फाइनेंस कमीशन का रेलेवेंस बहुत दब जाता था। तो इट वाज कॉन्ट्राडिक्टरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फोकस अगर हम बात किया जाए तो अब हम लोग आएंगे कि जब हम लोग न्यू मिलेनिया में आते हैं तो देयर आर मोर स्टेट्स एंड डिफरिंग डेवलपमेंट एजेंडाज एंड दे हैव देयर ओन रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट, और किसी रिसोर्स में वो लैग भी करते थे। तो हम लोग प्लानिंग कमीशन के एरा में ये भी देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया जब ग्रो करता है तो डिफरिंग चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि कहीं कहीं एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है एंड इट इज़ हाईली अर्निंग, और कुछ स्टेट्स होंगे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी उतना अच्छा नहीं रहा है। तो इन, और जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर आप उड़ीसा या मध्य प्रदेश को देख लें और वर्सेस केरला, एजुकेशन क्वालिटी बहुत, एजुकेशन लेवल बहुत डिफरिंग है। तो इन सब चीज़ों में प्लानिंग कमीशन बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता था, बिकॉज उसके एजेंडा में या उनके प्लानिंग कमीशन के काम करने के तरीके में ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करती थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए वी थॉट कि वी शुड क्रिएट अ बॉडी जो एक कंट्री का नॉलेज हाउस हो, ताकि नॉलेज डिसिपेशन हो अमंग्स द स्टेट कि हम लोग का अगर ये प्लानिंग या ये तरीका सक्सेसफुल किसी स्टेट में हुआ है तो वो हम लोग किसी और स्टेट में एमुलेट कर सकते हैं इन दो सेक्टर्स जिस सेक्टर में वो लैग कर रहा है। तो इसी आइडिया से प्लानिंग कमीशन बना। प्लानिंग कमीशन को मैंने बताया कि प्लानिंग कमीशन ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, बिकॉज जितने ज़्यादा स्टेट्स बनते गए प्लानिंग कमीशन का यूनिटरी अप्रोच खत्म होता गया या कॉन्फ्लिक्ट में आता गया। तो हमेशा प्लानिंग कमीशन के एरा में हमेशा ये होता था कि प्लानिंग कमीशन का टारगेट्स और स्टेट के अपने व्यू पॉइंट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। और एक बहुत बड़ा इशू था इनइक्वालिटी डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इवन रीजन्स। ये बहुत बड़ा एक इशू था प्लानिंग कमीशन में, बिकॉज प्लानिंग कमीशन सिर्फ बजट, पैसे और टारगेट्स में फोकस करता था, नॉट इन द नॉलेज और इस पॉलिसी को कैसे फॉर्मुलेट किया जाए टू बेटर परफॉर्मेंस, या फिर किसी सेक्टर में अगर हम लैग करें, कोई एक स्टेट लैग करे तो उसका ये एजेंडा होता ही नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स पीछे छूट जाते थे, बहुत सारे ह्यूमन सेक्टर्स, सोशल सेक्टर्स बहुत पीछे रह गए किसी स्टेट में, और किसी स्टेट में अनइक्वल डेवलपमेंट इन सब सेक्टर्स में देखने को मिलता, और रीजनल वेरिएंस बहुत ज़्यादा था। एक बॉटम अप अप्रोच जब नीति आयोग बनती है तो दे मेड इट श्योर कि टीम इंडिया बने, उसमें एक बॉडी होती है टीम इंडिया जिसमें कलेक्टिवली बात किया जाता है कि हम लोग इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे फॉर इक्वल ग्रेटर ग्रोथ, और जिन सेक्टर्स में कुछ स्टेट्स लैग कर रहे हैं वी विल प्रोपेल मोर बाय एलोकेशन ऑफ मोर फंड्स एंड नॉलेज। और एक स्टेट ड्रिवन अप्रोच है। मान लीजिए कि किसी स्टेट में कोई एक सेक्टर बहुत लैग कर रहा है, दे आर लैकिंग दैट नो हाउ कि हम लोग इसमें प्रोपेल कैसे करें या पॉलिसी चेंज कैसे लाएं या हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है, किसी दूसरे कंट्री में किसी दूसरे रीजन में क्या हुआ है, वो सब नो हाउ दे डिडंट हैड दैट एक्सेस। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वी विल क्रिएट अ थिंक टैंक जो सिर्फ एक नॉलेज हाउस बनेगा, ताकि हम लोग नॉलेज गेन कर सकें स्टेट्स फॉर देयर ओन एजेंडा, जो भी उनको सही लगे कि नेक्स्ट 5 साल में या 10 साल में क्या उन्हें करना है। ये चीज़ प्लानिंग कमीशन में बहुत मिसिंग थी। एंड अब क्योंकि नीति आयोग है तो अगर हम लोग किसी सेक्टर में प्रोपेल करना है तो नीति आयोग के पास ओवरऑल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस है टू रीड, नो एंड एग्जीक्यूट, सजेस्ट एंड एग्जीक्यूट इन द बाय अलाइनिंग देयर एजेंडा विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम लोग बात करेंगे प्योर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के फंक्शंस के बारे में, और कैसे वो दो एजेंडाज कॉन्फ्लिक्ट करते थे, और आइडिया फेडरलिज्म कैसे कॉन्फ्लिक्ट करता था प्लानिंग कमीशन में और कैसे अलाइन करता है नीति आयोग। एक तो मैंने बताया कि प्लानिंग कमीशन और फिनेंस कमीशन में कॉन्फ्लिक्ट था, प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट उनका था ही, और ये एक चीज़ दिखाता है कि देयर इज चेंज इन एटीट्यूड बिन बोथ द स्टेट्स एंड द यूनियन। जब नीति आयोग बनता है तो सब स्टेट्स जो अग्री करते थे कि प्लानिंग कमीशन हैज़ लॉस्ट इट रेलेवेंस बिकॉज उस तरह की दुनिया नहीं रह गई, देयर इज़ नो नीड ऑफ प्लानिंग और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि पहले का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि स्टेट इज़ द ओनर ऑफ रिसोर्सेज। नाउ द न्यू एजेंडा, द न्यू आइडिया इज द पीपल शुड बी मेड केपेबल दैट दे कैन क्रिएट नेशनल वेल्थ। ये एक पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ा चेंज आया है, तो हम लोग शिफ्ट कर पाए फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। और एक बहुत अच्छा चीज़ है अब
कि देयर इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पहले इट वाज जस्ट टॉप डाउन अप्रोच, और यूनियन सजेस्ट करता है कि स्टेट तुम्हें ये करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स, और पॉलिटिकल पार्टीज अगर सेम यूनियन और स्टेट्स में सेम हो तो इट वर्क्स फाइन, अगर नहीं हो तो फिर वो लैग करता था और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यू होता था कि दे आर नॉट फॉलोइंग आर डायरेक्टिव। ये एक फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। और जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, इट शुड नॉट बी इन दैट फैशन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट अलाउड अस टू be it a unitary state, it's a union of state. Now competitive federalism एक बहुत बड़ा अच्छा फीचर है नीति आयोग का कि इट क्रिएट्स अ हेल्थी कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्टेट्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, मे बी सोशल सेक्टर, मे बी इकोनॉमी, मे बी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स, मे बी ट्रेड, मे बी इन्वायरमेंट। तो एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होने के कारण नो हाउ का शेयरिंग और नॉलेज का शेयरिंग और एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड बिटवीन द स्टेट्स ये बढ़ता है, और इट हेल्प्स helps the country and the region to grow at a much faster rate and much more equitable rate. तो आपने देखा होगा जब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स आते हैं और ये सब रिलीज़ होता है, तो नेक्स्ट डे ही अखबारों में ये बड़े से फुल पेज ऐड आएगा कि वी आर द बेस्ट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सो we will like the entrepreneurs to invest in our state and set up their business in our state. We will help you setting up that business. So this shows that now the center has allowed people to grow themselves, and by growing themselves it has aided national growth. ये चीज़ प्लानिंग कमीशन में अलाउड ही नहीं थी बिकॉज इट वॉज डिजाइंड इन ए वेरी सेंट्रलाइज्ड एंड वेरी यूनिटरी स्टेट। ये बहुत बड़ा इशू था प्लानिंग कमीशन में, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल एक्यूमेन और पॉलिटिकल विजडम बढ़ने के बाद ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, क्योंकि उसका प्रिंसिपल बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है। अब हम लोग आगे देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ नीति आयोग। जैसे मैंने बताया कि इट इज़ ए वेरी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ऑफ नीति आयोग, इज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। इट कीप्स विजन कि हम लोग इस सेक्टर में ऐसे ऐसे करने से नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एंड हाउ डीप डाउन वी कैन रिलेट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ टू द लास्ट पर्सन। एक उनका बड़ा अच्छा एजेंडा है। अब मैंने बताया इट एक्ट्स एज ए नॉलेज हाउस। तो अगर दुनिया में कोई इकोनॉमिक एंटरप्राइज या इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल रहा है तो उसको इमुलेट हम लोग कर सकते हैं अपने ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में विथ माइनर मॉडिफिकेशन। नीति आयोग के पास ये नॉलेज होता है एंड दे एड द स्टेट्स इन दिस एंडेवर। और क्योंकि अगर स्टेट्स प्रोएक्टिव है, मान लो कि उन्होंने कोई एक सोशल सेक्टर या इकोनॉमिक सेक्टर में ग्रोथ चाहिए, या दे नो कि दे आर प्लेइंग बिलो देयर पोटेंशियल, दे कैन आस्क नीति आयोग फॉर अ हेल्प कि आप मुझे बताएं कि व्हाट शुड वी ट्रांसफॉर्म इन दिस सेक्टर, क्या पॉलिसी लेके आए, क्या एग्जीक्यूशन में क्या चेंज लेके आए टू प्रोपेल दिस ग्रोथ सो दैट वी कैन अचीव आवर पोटेंशियल और ग्रोथ ज़्यादा रैपिड पेस से बढ़े। बिकॉज इफ द ग्रोथ इज नॉट, इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर एग्जिस्टिंग पोटेंशियल, you are missing the chance to grow. That helps all because of knowledge of नीति आयोग। और क्योंकि डिमांड ड्रिवन है तो इट इज़ वेरी वेरी फेडरल एंड वेरी कोऑपरेटिव कि एक यूनियन की क्रिएट की बॉडी है जो एड कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के डिमांड पे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हेल्प्स इन हेल्दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और एक अगर आप एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे कैसे, अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए कि नीति आयोग कैसे अलग अलग फील्ड में हेल्प करती है स्टेट्स को, तो एक बहुत बड़ा ये सारे एग्जाम्पल्स है। एनर्जी है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ट्रेड है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इकोलॉजी है, डाटा एनालिटिक्स है। तो स्टेट इसमें क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी में कि दे स्टेट कि ट्रांसमिशन किसका बेटर है, तो इट हेल्प्स न्यू इन्वेस्टमेंट इनटू एनर्जी सेक्टर जिसका गवर्नेंस ट्रांसमिशन में या एनर्जी सेक्टर में अच्छा रहेगा। इट विल फीड मोर इन्वेस्टमेंट इन दैट स्टेट, एंड ऑब्वियसली एनी इन्वेस्टमेंट इन एनी स्टेट हेल्प्स द पॉपुलेशन टू ग्रो फिनेंशियली, और नेशनल वेल्थ में भी क्रिएशन में बहुत मदद करता है। और भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ट्रांसफॉर्मिंग एक पॉलिसी है कि हम लोग पहले उन डिस्ट्रिक्ट और उन ब्लॉक्स में फोकस करेंगे जो कि सोशल सेक्टर्स के किसी सेक्टर्स में बहुत पीछे है। मे बी एग्रीकल्चर पोटेंशियल कम है, मे बी सॉइल में कोई इशू है, मे बी हेल्थ का कोई इंडेक्सेस में वो पीछे हैं, या एजुकेशन। तो दे विल फोकस ऑन दो स्पेसिफिक ब्लॉक्स, ऑन दो स्पेसिफिक सेक्टर्स
फॉर हायर ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग ऑन दोज पोटेंशियल दैट दे ऑलरेडी हैव। इससे क्या होगा, स्टेट के अंदर भी जो डिस्क्रिपेंसी है या डिफरेंस है ग्रोथ का वो कम होगा और नेशनल ग्रोथ में भी एक अनइवननेस कम किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी बहुत फोकस्ड है बिकॉज द नेशन वांट्स न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू इन्वेस्ट एंड यूज देयर एक्यूमेन फॉर बिल्डिंग बिजनेसेस and creating more jobs and more national growth and growth of the citizen themselves. और इकोलॉजी एक मेजर फैक्टर रहेगा इन नेक्स्ट 20, 30, 50 ईयर्स। तो नीति आयोग का हमेशा ये पॉलिसी रहता है कि वॉट एवर डेवलपमेंट और वॉट एवर पॉलिसी वी क्रिएट इट शुड बी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वी हैव टू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज इट विल फीड ग्रोथ फ्रॉम दिस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड, क्योंकि हम लोग को पता है कि इन्वायरमेंट यूनियन का तो सब्जेक्ट है ही है बट स्टेट का भी सब्जेक्ट है पार्शली, तो इसमें कभी यूनियन नहीं हो पाता है। इसीलिए नीति आयोग का ये रोल इन इकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात है डेटा एनालिटिक्स पे। नीति आयोग का एक सबसे अच्छा एक फीचर है कि दे पब्लिश अ लॉट ऑफ डेटा। You can just evaluate, we can just evaluate as a citizen. The state can compare their performance of their schemes and policy, जो कोई भी policy हो. The entrepreneurs or the big investors can evaluate कि this sectors, इस sector में, इस state में invest करना है तो किसी और sector में कोई और state better है। तो it creates data to think about कि हम लोग को next क्या करना है या किस में act करना है। State के लिए भी बहुत अच्छा data मिल जाता है कि हम इस sector में पीछे हैं तो वी कैन प्रोपेल ग्रोथ टू मच हायर लेवल। तो डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग के लिए नीति आयोग का डेटा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। वी हैव सीन मेनी टाइम्स इन द लास्ट 5 years। और एक सक्सेसफुल माइंडसेट चेंज किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, इट वाज जस्ट ये टारगेट सेट कर दिया है स्टेट ने, सेंटर ने, और उसको फॉलो करना है। अब हम लोग देखते हैं देयर इज चेंज इन माइंडसेट। स्टेट का कोई भी अच्छा पॉलिसी या कोई भी प्लानिंग है या फिर कोई ऐसा एंडेवर है जो उन लोग सक्सेसफुली रन किया है अपने एंड इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल, उसको पूरे कंट्री में अलग अलग वर्कशॉप्स के थ्रू नीति आयोग प्रमोट करती है कि अलग अलग स्टेट्स उस चीज़ को एमुलेट कर पाएँ अपने अपने स्टेट्स में जहाँ भी वो सेक्टर में वो लैगिंग है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उड़ीसा अर्बन अकेडमी। दे हैव वेरी गुड सैनिटेशन एंड वाटर, दे हैव ऑलमोस्ट अचीव्ड ज़ीरो वेस्टेज। सो ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि दीज आइडियाज ऑफ अर्बन वाटर मैनेजमेंट कैन बी एमुलेटेड इन अदर स्टेट्स। वैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है उड़ीसा में, लेकिन फिर भी उनका पॉलिसी इतना अच्छा है कि नीति आयोग हैज़ पुश्ड दैट पॉलिसी इनटू अ मच ब्रॉडर नेशनल पर्सपेक्टिव। और ये अच्छा है कि इट इज़ एमुलेटेड इन वेरियस स्टेट्स एंड द नो हाउ एंड द नॉलेज दैट दे हैव गेन्ड, the center is accepting those know-how and creating new policies related to urban water and sanitation for an equal and creative new way of governing in water and sanitation. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले ले हिमालयन, तो दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट काउंसिल फॉर हिमालयन स्टेट्स कि उनका इकोलॉजी का इशू है, वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री लगा सकते। तो व्हाट विल डू इज विल क्रिएट ऑल दिस states together and they'll create their own set of development policies over a period of time जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो और जो कि डिमांड ड्रिवन हो, जो कि लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करे, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत एक मेजर ड्राइविंग फोर्स और मेजर फोकस एरिया हो सकता है फॉर एनी फॉर्मुलेशन ऑफ एनी पॉलिसी। तो इन सब चीज़ों में हम लोग देखते हैं कि कैसे एक थॉट था प्लानिंग कमीशन जो कि एक टॉप डाउन अप्रोच था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नए स्टेट्स बनते हैं, फिर नए पॉलिसीज़ इन्वेंट होते हैं कि भाई हमें ये करना चाहिए, कोई स्टेट कुछ कर रहा है, बट वो नेशनल पर्सपेक्टिव में कभी नहीं आता था। नीति आयोग के आने के बाद इट क्रिएटेड टीम इंडिया इन अ ट्रू सेंस, और जो भी बेस्ट पॉलिसीज़ हैं किसी स्टेट का किसी सेक्टर में वो अब नेशनल लेवल पे एमुलेट हो सकता है बिकॉज नीति आयोग एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर। और बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देयर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस एंड डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, द डेटा इज गिवन बाय नीति आयोग। So Niti Aayog is the institution that will propel new areas and new spheres of growth जो कि हम लोग प्लानिंग कमीशन के एरा में मिस करते हैं।